नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज अपन 10 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इस क्लास में अपन प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। उसके आसपास के जितने भी फैक्ट है वो आपको सिस्टमेटिक तरीके से इस क्लास की पीडीएफ में लिखे हुए मिल जाएंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे सिस्टमेटिक तरीके से सारे फैक्ट अच्छे से डिटेल में लिखे हुए मिल जाएंगे। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसको केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, उसका नया गवर्नर नियुक्त किया है। भाई आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। वैसे कल ये पद ग्रहण करेंगे, कब? 11 दिसंबर को ये पद ग्रहण करेंगे। 11 दिसंबर को ये क्या करेंगे, पद ग्रहण करेंगे। लेकिन नियुक्ति इनकी फिक्स कर दी गई है। इनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान कैडर के हैं। इनसे पहले गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इनसे पहले गवर्नर थे और नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं, जो कि राजस्थान के 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इसके अलावा वर्तमान के अंदर, जैसे आज से पहले ये कहां पर काम करते थे, तो ये राजस्व सचिव के रूप में काम करते थे। पहले ये राजस्व सचिव थे, अब इनको आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, गवर्नर को लेकर एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं, ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, और ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो मनमोहन सिंह। आरपीएस ऐसे फैक्ट पूछती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी एग्जाम लेती है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ऐसे क्वेश्चन पुट करती है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। इसके अलावा आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा, जो कि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, राजस्थान कैडर के ये हैं, और 11 दिसंबर को ये पद ग्रहण करेंगे। आरबीआई क्या है, आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन जान लेते हैं। आरबीआई जिसको क्या बोला जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको बोला जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम लाया गया था। अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम 1934 के अंदर आया था, यह ध्यान रखना है। अधिनियम तो 1934 में आया था और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका प्रारंभिक कार्यालय कहां पर रखा गया था? कोलकाता के अंदर। पहला कार्यालय इसका कब 1935 के अंदर कहां पर रखा गया था? कोलकाता के अंदर रखा गया था। फिर उसके बाद में 1937 में इसके कार्यालय को स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। आरबीआई का सर्वप्रथम कार्यालय कहां पर था? तो कोलकाता के अंदर था। उसके बाद में 1937 में इसका कार्यालय चेंज किया गया और मुंबई को स्थानांतरित कर दिया। मुंबई के अंदर वर्तमान में इसका कार्यालय है। इसके अलावा आरबीआई के वर्तमान के अंदर 4 जोनल कार्यालय भी हैं। कितने? 4 जोनल कार्यालय हैं। कहां कहां पर है? चेन्नई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है। तो कितने? 4 जोनल कार्यालय हैं। ये भी फैक्ट लिख लो, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे फैक्ट। इस फैक्ट को पूछे जाने की संभावना किस प्रकार है? एक तो आपसे सीधा सीधा यही पूछ ले, आरबीआई के जोनल कार्यालय कितने? 4 है। कहां कहां पर है? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई।
अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको पता है वनडे जो एग्जाम होते हैं और जो पीसीएस के प्री के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पुट किया जा सकता है, निम्न में से कहां पर आरबीआई का जोनल कार्यालय नहीं है, तो 4 जगह तो 3 ये ऑप्शन आएंगे, एक नहीं है वो आएगा। जैसे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और गोवा दे देंगे तो गोवा में नहीं है, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और जयपुर दे देंगे तो जयपुर में नहीं है, इसलिए आपको ये चारों ध्यान होने चाहिए। आरबीआई की 4 जोनल कार्यालय कहां पर है, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के अंदर है। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसके लिए अधिनियम 1934 में आया था। पहला कार्यालय वो कोलकाता के अंदर हुआ था, लेकिन 1937 के अंदर कार्यालय को स्थानांतरित करके मुंबई के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, आरबीआई काम क्या करता है, तो ये देश का एक केंद्रीय बैंक है जो वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह है। 11 दिसंबर को संजय मल्होत्रा वो आरबीआई के गवर्नर के रूप में पद ग्रहण करेंगे, इससे पहले शक्तिकांत दास थे। ये सारे फैक्ट है, कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में आ सकता है क्योंकि करंट में ये मुद्दा आया है तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, स्टैटिक्स के अंदर भी, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप किसने जीती है। फॉर्मूला 2 की कंस्ट्रक्टर्स जो चैंपियनशिप है वो जीती है कुसमेनी ने। कुसमेनी कहां के हैं, भारत के हैं। भारत के कुसमेनी ने फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप जीती है। कहां पर हुई थी ये अबू धाबी के अंदर हुई थी। ठीक है, FIA फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप है और ये जीतने वाले पहले भारतीय है। कुसमेनी ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय। तो ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं कुछ, मैंने आपको ध्यान रखना है। ये किस टीम में खेलते हैं, तो इनविक्टा रेसिंग टीम के अंदर खेलते हैं। इनविक्टा रेसिंग टीम ने ये टूर्नामेंट जीता है जिसके अंदर भारत के 24 वर्षीय कुछ मैनी भी शामिल थे। ठीक है, और ये चैंपियनशिप प्राप्त करने वाले भारत के पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं। फॉर्मूला 2 ध्यान रखना है, कहां पर हुई थी, अबू धाबी के अंदर हुई थी। ये भी फैक्ट लिख लेना अगर आपसे पूछ ले तो, बाकी संभावना बहुत ही कम है, तो इस फैक्ट को देख लेना एक बार। ठीक है, वैसे ये सारे फैक्ट मैंने आपको पहले ही बताए हैं, जो अपनी पीडीएफ आती है डेली क्लास की उसके अंदर ये सारे फैक्ट अच्छे से मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार 2024, इसका आयोजन 8 दिसंबर 2024 को कहां पर हुआ था। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था, मुंबई में भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार 2024 का आयोजन 8 दिसंबर को हुआ था। ये डेट याद रखने की कोशिश करना, 8 दिसंबर को यह आयोजन हुआ था। अब इस आयोजन को लेकर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं। किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, वो सारे फैक्ट भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो अपन देख लेते हैं इसमें किसको क्या अवार्ड दिया गया है। पॉपुलर टीवी एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, हर्षद चोपड़ा को दिया गया है। हर्षद चोपड़ा कौन है, तो लड़कियों को ये ज्यादा बताया हर्षद चोपड़ा कौन है लड़कों के बजाय, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो सीरियल आता है उसके अंदर हर्षद चोपड़ा रहते हैं, जो कि पॉपुलर टीवी एक्टर का खिताब मिला है भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार के अंदर। तो ध्यान रखना है, पॉपुलर टीवी एक्टर का खिताब किसको दिया गया है, हर्षद चोपड़ा को। ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसके अंदर हर्षद चोपड़ा काम करते हैं। उसी प्रकार पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस का, एक्टर का तो मेल को देते हैं, एक्ट्रेस का फीमेल को देते हैं, वो दिया है प्रणाली राठौड़ को। प्रणाली राठौड़ भी इसी सीरियल में काम करती है। दो फैक्ट क्या क्या, पॉपुलर टीवी एक्टर का हर्षद चोपड़ा को ये रिश्ता क्या कहलाता में है, पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस का खिताब प्रणाली चोपड़ा को, वो भी इसके अंदर है। भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार अपन पढ़ रहे हैं जो कि 8 दिसंबर को मुंबई के अंदर दिए गए थे। आइकॉनिक टीवी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड रूपाली गांगुली को दिया गया है। किसको, रूपाली गांगुली। ये अनुपमा सीरियल के अंदर काम करती है रूपाली गांगुली, जिनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, आइकॉनिक टीवी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। बेस्ट शो, नाटक की श्रेणी के अंदर जो सीरियल्स आते हैं उसके अंदर बेस्ट शो का अवार्ड किसको दिया गया है, उड़ने की आशा। उड़ने की आशा जो सीरियल आता है उसको। फैक्ट आ गया यहां तक का। इसके अलावा बेस्ट न्यूज चैनल इंग्लिश के अंदर किसको दिया गया, इसमें 2 दिए गए थे, एक तो हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी में तो दिया गया था आज तक और इंग्लिश में दिया गया था इंडिया टुडे को। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर तो दिया गया था इंडिया टुडे को।
और हिंदी के अंदर किसको दिया गया था, तो आज तक को। भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार के अंदर ये पुरस्कार दिए गए थे। इसमें से कोई सा भी पुरस्कार किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद कर लेना। ये क्या है, आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। ये वापस बता देता हूं, हर्षद चोपड़ा को कौन सा अवार्ड दिया गया है, पॉपुलर टीवी एक्टर का अवार्ड दिया गया है हर्षद चोपड़ा को। वहीं ये किस नाटक में काम करते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें काम करते हैं। प्रणाली राठौड़ को पॉपुलर टीवी एक्टर्स का अवार्ड दिया गया है, ये भी उसी सीरियल में काम करती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसके अलावा रूपाली गांगुली को कौन सा अवार्ड दिया गया है, आइकॉनिक टीवी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, और ये अनुपमा सीरियल में काम करती हैं रूपाली गांगुली, ठीक है। वहीं बेस्ट शो, नाटक की श्रेणी के अंदर बेस्ट शो का अवार्ड किसको दिया गया है, उड़ने की आशा सीरियल को। इसके अलावा बेस्ट न्यूज चैनल इंग्लिश के अंदर इंडिया टुडे को दिया गया है, हिंदी के अंदर आज तक को दिया गया है। इसमें से ये सारे फैक्ट आप अच्छे से याद कर लेना। इस प्रकार थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, जब भी आप अपने नोट्स लेके पढ़ने के लिए बैठो तब आपको केवल ये चीजें पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद अगर आगे पीछे की चीजें रिकॉल नहीं हो रही तो अपन मेन नोट्स को वापस देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद कर लेना। अगला, पारसी आबादी को समर्थन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। जो पारसी आबादी, आप जानते हो पारसी आबादी का आंकड़ा गिरता जा रहा है। अभी इसके नए डाटा तो नहीं आए हैं हालांकि, लेकिन 2011 में कुछ डाटा इसको लेकर जारी किए गए थे। क्या जारी किए गए थे, क्या डाटा थे, अपन एक बार उनको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, मैं बताता हूं आपको। पारसी आबादी है, उसके लिए पहले तो जियो पारसी योजना चलाई गई है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है कि भाई पारसी आबादी को समर्थन देने के लिए जियो पारसी योजना को चालू किया गया है। भारत में अपन पारसी आबादी की बात की है तो 1941 के अंदर 1,14,000 की आबादी थी। कितनी, 1,14,000 भारत के अंदर। ये मैं आंकड़ा कब का बता रहा हूं, 1941 का। फिर मैंने बताया एक नया आंकड़ा आया था 2011 के अंदर, जिसके अंदर 57,000 की आबादी बची थी केवल। कब आया था ये आंकड़ा, 2011 के अंदर आया था। ये दोनों आंकड़े, इन आंकड़ों के बाद योजना चालू की गई जियो पारसी योजना, ठीक है, पारसी आबादी के लिए। 1941 में भारत में पारसी आबादी 1,14,000 थी, जो कि 2011 में घटकर 57,000 हो गई है, ठीक है। यानी पारसी आबादी कम हो रही है। अब इस आबादी को बढ़ाने के लिए बांझपन की जो बीमारी है, बांझपन से इलाज करने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। किससे, बांझपन से। बांझपन का मतलब समझते हो, जब एक निश्चित परिपक्व उम्र के बाद में बच्चे का जन्म नहीं होता है किसी भी वजह से, जिसमें फादर अगर उसमें असक्षम हो या मदर बांझपन है, ठीक है, मदर बांझपन। बांझपन की समस्या से निपटने के लिए 6 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, कितनी, 6 लाख रुपए की। या तो आप 6 लाख रुपए ले लो, या इससे निजात पाने के लिए आप जो भी इलाज कराते हो उस इलाज का जो वास्तविक व्यय है वो ले लो। वास्तविक व्यय या 6 लाख रुपए सरकार देगी जियो पारसी योजना के तहत पारसी आबादी का समर्थन करने के लिए। तो ये तो फिर अलग अलग समुदाय के लिए करना पड़ेगा। अगर मान लो और किसी समुदाय में हो रहा तो ऐसा क्यों किया गया, इसका कोई नियम कानून तो होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आया था 1992 में, उसके तहत जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है वो ऐसी योजनाएं चला सकता है, और उसी आयोग ने अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसी ने जियो पारसी योजना को शुरू किया है, जिसके अंदर पारसी आबादी की अगर कोई महिला बांझपन का शिकार है तो उसके इलाज के लिए या तो 6 लाख रुपए ले ले, या जितना वास्तविक खर्चा होता है वो खर्चा ले ले। भारत के अंदर 1,14,000 1941 के अंदर पारसी आबादी थी, जो 2011 में घटकर 57,000 रह गई है। ये किसके तहत आया है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों के द्वारा इसको शुरू किया गया है। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किया जाएगा। कौन सा एक्सपो, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो इंडस्ट्री के लिए, इंदौर के अंदर आयोजन होगा इसका। इसका आयोजन कहां होगा, इंदौर के अंदर। कब, 13 दिसंबर से इसका आयोजन शुरू होगा। आज से फिक्स 3 दिन बाद में इसका आयोजन शुरू हो जाएगा। 13 दिसंबर से इसका आयोजन कहां पर होगा, इंदौर के अंदर होगा। इवेंट का नाम याद रखना है, क्या है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो, ठीक है। इसके अंदर 300 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट इसमें शामिल होगी। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है। 300 से अधिक एमएसएमई जो यूनिट्स हैं
वो इसके अंदर प्रतिनिधि के रूप में शामिल होगी। इंदौर के अंदर ये होगा। 13 दिसंबर को इसका आयोजन होना है। नाम क्या है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024। हाल ही में कहां प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया? तो भाई इसका आयोजन कल से शुरू हो गया है। ये राजस्थान के अंदर हो रहा है। राजस्थान में कहां पर? राजस्थान में जयपुर के अंदर हो रहा है। जयपुर में जेईसीसी के अंदर ये हो रहा है। जेईसीसी यानी राजस्थान का जो जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है, जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, जिसको शॉर्ट में जेईसीसी बोला जाता है, वहां पर 9 दिसंबर को इसका, कल सुबह इसका मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। जयपुर के अंदर ये है। ये प्रोग्राम 9, 10 और 11 को 3 दिन चलेगा। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है। जो मेरी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है उसके अंदर तो मैं ये डिटेल में बताता हूं, लेकिन ये अपना इंडिया करंट अफेयर की क्लास है तो इसमें अपन थोड़ी सीमित चीजें ही जानेंगे। इसके अंदर होगा क्या? इसके अलग अलग 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्थान के अगले 5 वर्षों के अंदर अर्थव्यवस्था को बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसके अंदर 30 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट सबमिट होंगे। 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन होंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट समझौते होंगे। इसके अंदर अलग अलग कंपनियां, निवेश कंपनियां इसके अंदर भाग लेगी। कौन कौन सी कंपनियां आएगी, कौन कौन से उद्योगपति आएंगे, वो अपन आज की जो राजस्थान करंट अफेयर की क्लास है उसमें डिटेल में जानेंगे। इसमें इतना जान लो 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू इसके अंदर साइन होंगे। 9, 10 और 11 को जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान सरकार अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगुना करते हुए 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर इसको किया है। इसको कौन कौन कर रहा है? एक तो राजस्थान सरकार है, राजस्थान का जो उद्योग और वाणिज्यिक विभाग है, राजस्थान के अंदर एक इंपॉर्टेंट ब्यूरो काम करता है जिसको निवेश इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बोलते हैं, ठीक है, निवेश संवर्धन ब्यूरो जिसको बीआईपी बोलते हैं, ठीक है। और जो राजस्थान की उद्योग के अंदर उद्योग को संचालित करने वाली रिको जो है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड है, ये सब मिलकर इसका आयोजन करवा रहा है जेईसीसी के अंदर 9 से 11 के मध्य। ध्यान रखना है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा, आप जानते हो। उप मुख्यमंत्री राजस्थान में भी वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक तो भजनलाल शर्मा है, भजनलाल शर्मा तो मुख्यमंत्री है, एक तो दिया कुमारी, एक डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के 45वें क्रम के राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े, ठीक है। सारी चीज आपको ध्यान रखना है। उनसे पहले कलराज मिश्र 44वें क्रम के थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया? बीमा सखी योजना है वो एक्चुअल के अंदर एलआईसी चलाती है इसको, ठीक है। एलआईसी आप जानते हो, ठीक है, बीमा कंपनी एक एलआईसी, उसने बीमा सखी योजना प्रारंभ की है, लेकिन इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना है। महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेश के लिए अपनी प्रतिबद्धता जो मोदी जी दिखाते हैं, उसी प्रतिबद्धता को सही रूप से धरातल पर उतारने के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है मोदी जी ने। इस अवसर पर उन्होंने करनाल के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का जो मुख्य परिसर बन रहा है उसकी आधारशिला भी रखी है। इंपॉर्टेंट है, आपसे यह फैक्ट पूछा जा सकता है क्या स्टैटिक्स के अंदर। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो करनाल, हरियाणा के अंदर, ठीक है। और मुख्य जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, उन्होंने करनाल के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखी है। इसी प्रोग्राम के अंदर इन्होंने हरियाणा में पानीपत में इस योजना का शुभारंभ किया है। क्या है योजना का नाम? बीमा सखी योजना, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको एलआईसी बोलते हैं उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? अगर कोई महिला 10वीं पास है, क्या है? 10वीं पास है, एजुकेशन बताया गया 10वीं पास, और उसकी उम्र 18 से 70 साल है, तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग में उसको क्या सिखाया जाएगा? उसको यह सिखाया जाएगा कि आम लोगों को बीमा के प्रति जागरूक करना है। क्या करना है? इंश्योरेंस के प्रति लोगों को जागरूक करना है कि आप इंश्योरेंस करवाओ, और इंश्योरेंस की क्या वित्तीय समझ हो सकती है वो लोगों में विकसित करना है। उसके लिए इनको 3 सालों तक ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग फ्री नहीं होगी, यह ट्रेनिंग पेड होगी, यानी इस ट्रेनिंग के बदले इनको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना है। बीमा सखी योजना क्या है? इसके तहत 10वीं पास या 18 से 70 साल की अगर कोई महिला है तो उसको आम लोगों को कैसे जागरूक करना है बीमा के प्रति, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 सालों तक ये ट्रेनिंग चलेगी और इन 3 सालों में उनको कुछ मानदेय भी दिया जाएगा। और ये एलआईसी जो है वो इसको योजना को चलाएगी। एलआईसी, ठीक है, एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको अपन बोलते हैं, और मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है।
सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये था 10 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी? अगर आपको मंथली मैगजीन चाहिए कि मंथली सर मंथली पीडीएफ दे दिया करो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज ये नंबर है 9887809083, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको फोन या मैसेज करना है कि सर जो आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें डेली के डेली चाहिए। ये आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, मतलब प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, आपके नंबर प्राइवेट रहेंगे और वहां पर आपको डेली क्लास के बाद में करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है? तो यहाँ पर आपको मिलेगा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होते हैं इस वेबसाइट पे, तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हो। यहाँ से आप सैंपल नोट्स पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हो। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर जो भी एजुकेशनल न्यूज आते हैं वो सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।